Hello and welcome to our channel Smart Study Sangpur. This lecture is for class 12th, chapter number 2, lecture number 3. And इस लेक्चर में ये चैप्टर ओवर हो जाएगा. इस चैप्टर में हम टॉपिक कवर करेंगे साइंटिफिक टेक्निक्स एंड साइंटिफिक प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय सर F.W. टेलर. तो F.W. टेलर साहब ने कुछ प्रिंसिपल्स दिए थे जो हैं तो मैनेजमेंट के बट रिलेटेड टू साइंस है. कैसे समझते हैं. फर्स्ट प्रिंसिपल वाज साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब कहता है कि फेयल साहब ने बताया कि हर काम को करने का एक बेस्ट मेथड होगा और वो मेथड कौन सा होगा जिसमें टाइम और कॉस्ट कम से कम लगे. वही बेस्ट मेथड है. हर काम जो ऑर्गेनाइजेशन में होता है, हर काम जो एक कंपनी में होता है, वो साइंटिफिक तरीके से होना चाहिए. उसमें कोई ना कोई लॉजिक होना चाहिए ताकि वो इंसान जो काम कर रहा है उसे पता होना चाहिए कि इस काम से मुझे रिजल्ट मिलेगा. अननेसेसरी कोई काम नहीं करना चाहिए, इससे हमारी बॉडी की एनर्जी वेस्ट होती है. इसे बोलेंगे हम साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. तो इसका मतलब ये है कि हर जगह हमें वो बेस्ट मेथड को ढूंढना है और फिर अप्लाई करना है जिससे हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बच पाए. अगर हमने वो मेथड नहीं लगाया तो डेफिनेटली उसके अलावा जो भी मेथड लगाएंगे उसमें हमारा नुकसान होगा ही होगा. तो फर्स्ट प्रिंसिपल आता है साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब. सेकंड प्रिंसिपल आता है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का मतलब है कि आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए, आपस में थोड़ा डिस्कॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन बनी रहनी चाहिए, हार्मनी बनी रहनी चाहिए. किसके बीच में? मैनेजमेंट के और एम्प्लॉयज के. एक बात हर एम्प्लॉय को पता है कि अगर उसे अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरक्की करनी है तो उसे क्या चाहिए? उसे अपने एम्प्लॉयज को खुश रखना है. और वो एम्प्लॉयज खुश कब रहेंगे? जब उन्हें अच्छी सैलरी, अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट, सब कुछ मिलेगा. ऑन द अदर हैंड एम्प्लॉय को भी ये बात पता है कि अगर उसे आज यहाँ पे काम मिल रहा है, उसे यहाँ पे अपनी रोजी रोटी मिल रही है, तो वो कैसे मिल पा रही है? अपने एम्प्लॉयर से मिल पा रही है. तो एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय दोनों को एक दूसरे की जरूरत को समझना है. तो कहने का मतलब दोनों के बीच में हार्मनी होनी चाहिए, दोनों के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए. गलतियां सबसे हो जाती हैं बट उन गलतियों को माफ करके आगे बढ़ना है, आपस में झगड़ा नहीं करना. इसी बोलते हैं हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड. इसी में एक कंसेप्ट आता है मेंटल रेवोल्यूशन. मेंटल रेवोल्यूशन मतलब क्या है? अपने माइंड में एक ऐसा रेवोल्यूशन लाओ. जनरली क्या होता है, दुनिया में कुछ रिश्ते ऐसे हैं जिनकी अक्सर आपस में नहीं बनती. जैसे आप समझ सकते हैं एम्प्लॉयर एम्प्लॉय, सास बहू वगैरह, तो इनके आपस में नहीं बनती. बट यहां पे ये कहते हैं मेंटल रेवोल्यूशन होना चाहिए. मेंटल रेवोल्यूशन से मतलब है कि आपस में एक दूसरे के प्रति माइंड में आपको नेगेटिविटी नहीं रखनी है, हमेशा पॉजिटिविटी रखनी है. तभी काम हो सकता है, तभी ऑर्गेनाइजेशन आगे बढ़ सकती है, तभी आपकी भी प्रोस्पेरिटी होगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी. नेक्स्ट आता है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये पॉइंट सेकंड पॉइंट का एक एक्सटेंशन है, इसकी एक एक्सपेंशन है. इसका मतलब भी बेसिकली यही है कि हर एम्प्लॉय को ये समझना चाहिए कि हमें काम करना है कोऑपरेशन के साथ, चाहे वो मैनेजमेंट हो, चाहे वो दूसरे एम्प्लॉयज हो. इंडिविजुअलिज्म, सारा काम एक ही इंसान को नहीं देना. अगर सारा काम एक ही इंसान को दे दोगे तो वो ओवरबर्डन हो जाएगा, वो परेशान हो जाएगा कि मैं ये सारा काम कैसे करूं. तो उस चक्कर में उससे गड़बड़ हो जाएंगी. ऐसा नहीं है. काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दो, काम को सब में थोड़ा थोड़ा बांट दो. उसका फायदा होगा, सबको काम भी मिल जाएगा, सब लोगों को एक अच्छा भी लगेगा और आपस में मिलजुल के सब काम करेंगे. तो इसका मतलब है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. ये पॉइंट नंबर 2 का ही एक एक्सटेंशन है. हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड का एक्सटेंशन है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म. आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा. फोर्थ पॉइंट आता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर बेस्ट एफिशिएंसी. कहते हैं आज के टाइम में हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता, हर एम्प्लॉय एक जैसा नहीं होता. कुछ ज्यादा हेल्दी होते हैं, कुछ कमजोर से होते हैं. तो जैसा जो भी एम्प्लॉय है आपको उसका उसे बेस्ट दिलवाना है. कहने का मतलब अगर एक 70% वाला स्टूडेंट 70% ले आता है, दैट मींस उसने 100% मेहनत करी. उसके बाद उसे और मोटिवेट किया जाए ताकि वो और आगे बढ़ सके. बट पहला काम क्या है, अगर वो 70% वाला बच्चा है, अगर वो 70% वाला एम्प्लॉय है, तो वहां पे उसके 70% काम करवाओ. कहने का मतलब उसको ये रहे कि मैंने अपना 100% दे दिया, उसका 70% उसका 100% है. इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता. हर बच्चा अलग लेवल का है, हर एम्प्लॉय अलग लेवल का है, हर इंसान का दिमाग अलग लेवल का है. तो पॉइंट कहता है डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर बेस्ट. कहने का मतलब उसको उसके बेस्ट तक पहुंचा दो, वो फुल्ली मोटिवेट हो जाएगा. और अगर वो फुल्ली मोटिवेट हो गया तो वो आगे बढ़ने का भी काम कर सकता है, आगे बढ़ने के बारे में भी सोच सकता है. बट अगर उसका खुद का ही टारगेट पूरा नहीं हो पाया तो वो परेशान रहेगा, डिससेटिस्फाइड रहेगा. तो उन्होंने फोर्थ पॉइंट बोला डेवलपमेंट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन टू हिज और हर बेस्ट एफिशिएंसी. नेक्स्ट आती है इसकी टेक्निक्स. इसकी लगभग 7 टेक्निक्स हैं. फर्स्ट टेक्निक कहते हैं फंक्शनल फोरमैनशिप. ये फंक्शनल फोरमैनशिप टेक्निक का मतलब क्या है? उन्होंने कहा जैसे हमने फर्स्ट प्रिंसिपल्स पढ़े थे जो फेयोल साहब ने दिए थे, उसमें एक डिवीजन ऑफ वर्क वाला था कि काम को बांट दो. ऐसे ही यहाँ पे फंक्शनल फोरमैनशिप है. फंक्शनल फोरमैनशिप में भी क्या है? 2 डिपार्टमेंट है अलग अलग, एक प्लानिंग डिपार्टमेंट, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट. तो टेलर साहब ने कहा हर लेवल पे एक फोरमैन होना चाहिए, एक पर्सन होना चाहिए जो गाइड कर सके. पर एक पर्सन के अंदर इतनी सारी क्वालिटीज नहीं हो सकती. तो उन्होंने 2 लेवल्स को बांटा और उन 2 लेवल्स पे 4 लोगों को रखा.
जैसे फॉर एग्जांपल प्लानिंग डिपार्टमेंट है, अभी प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर 4 लोग रखे हैं। इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, इनका काम क्या है? इंस्ट्रक्शन देना। रूट क्लर्क, इनका काम है जो शॉर्टेस्ट रूट है उससे काम को पूरा करवाया जाए, उससे कहीं ना कहीं अपने सामान को मंगवाया जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम गुड्स खरीद रहे हैं सस्ते बट ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ज्यादा लग रही है तो उसमें नुकसान हमारा ही है। तो कहीं ना कहीं रूट क्लर्क बताता है कि शॉर्टेस्ट रूट क्या है जहां से सामान आ सकता है। टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, वो बता देता है कि इस काम में कितना खर्चा हो सकता है मैक्सिमम से मैक्सिमम, और कितना टाइम मैक्सिमम से मैक्सिमम लगा सकते हो। उससे ज्यादा टाइम लगा तो इट मींस हमारा काम खराब हो गया। स्पीड बॉस का काम है हर काम को टाइम पे कंप्लीट करना। टाइम पे मतलब जिसको जितना टाइम अलॉट हुआ है उतने टाइम में वो कंप्लीट हो जाना चाहिए। अगर उससे ज्यादा टाइम लग रहा है तो ध्यान रखना पड़ेगा किसको? स्पीड बॉस को। गैंग बॉस, गैंग बॉस एक पर्सन होता है जो ये चेक करेगा क्या सभी मशीन्स प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में है। अगर है तो ठीक, नहीं है तो किसको बोला जाएगा? रिपेयर बॉस को। इसका काम क्या है कि जितनी भी मशीन है उनको चेक किया जाए कि मशीन में खराबी क्या है और उसको ठीक किया जाए। इट मींस गैंग बॉस देखेगा मशीन ठीक है कि नहीं, अगर गड़बड़ है तो किसको बताएगा? रिपेयर बॉस को, वो उसको ठीक कर देगा। नेक्स्ट आता है इंस्पेक्टर। इंस्पेक्टर काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन में चेक करते रहना कि जो काम हम दिया गया है, जो हमारे जो रिसोर्सेज है उनका कहीं मिसयूज तो नहीं हो रहा, कहीं कोई हमारे रिसोर्सेज को वेस्ट तो नहीं कर रहा है। कभी कभी एम्प्लॉयज के मन में थोड़ी नेगेटिविटी आ जाती है तो वो ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को खराब करना शुरू कर देते हैं। तो इंस्पेक्टर काम क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के रिसोर्सेज को बचाना, उन्हें चेक करना कि काम ठीक तरीके से चल रहा है कि नहीं। सेकंड पॉइंट आता है मेथड स्टडी। मेथड स्टडी का मतलब क्या है कि हमें काम करते वक्त एक काम को करने के लिए बहुत सारे मेथड्स हो सकते हैं, बट हमें कौन सा मेथड चूज करना है? हमें वो मेथड चूज करना है जिसमें टाइम और कॉस्ट सबसे कम से कम लगे, वही बेस्ट मेथड होगा। वही कहने का मतलब था साइंस नॉट द रूल ऑफ थंब में कि वो मेथड सिलेक्ट करो जिसमें टाइम और पैसा कम से कम लगता हो। अगला आता है मोशन स्टडी। मोशन स्टडी का मतलब ये है कि जब हम कभी काम कर रहे होते हैं हम बहुत सारे अननेसेसरी मूवमेंट्स करते हैं, जैसे हाथों को यूं मोड़ना, कभी कभी गर्दन को मोड़ना, टर्न अराउंड होना, तो अलग अलग मोशन है, बैठना, उठ जाना। तो कहीं ना कहीं उन मोशंस की वजह से हमारी बॉडी की एनर्जी लूज होती है। तो ये कहते हैं कि कहीं ना कहीं जितने अननेसेसरी मोशन है उनको हटाओ ताकि आप अपनी एनर्जी को सेव कर सको। साइंटिफिक है ना, लॉजिक्स की बात। छोटे से छोटे मूवमेंट से भी बॉडी की एनर्जी लूज होती है, वो नहीं करनी। नेक्स्ट आता है टाइम स्टडी। टाइम स्टडी का मतलब क्या है? एक एवरेज टाइम निकाल लिया जाएगा। अगर आप उस एवरेज टाइम के बराबर काम कर रहे हैं तो आप एवरेज हैं, उससे कम टाइम में काम कर रहे हैं तो अबव एवरेज, उससे ज्यादा टाइम ले रहे हैं तो बिलो एवरेज। कहने का मतलब ये है कि टाइम स्टडी में एक बेसिक टाइम निकाल लिया जाता है हर चीज का कि उतने टाइम में काम होना चाहिए। अगर आप उसके इक्वलेंट टाइम में काम कर पा रहे हैं तो बहुत अच्छे, अगर नहीं कर पा रहे इट मींस यू आर नॉट गुड, यू आर नॉट एफिशिएंट। तो यहां से एफिशिएंसी पता चल जाती है। नेक्स्ट आता है फैटिग स्टडी। फैटिग स्टडी का मतलब क्या है कि एवरी पर्सन गेट्स टायर्ड आफ्टर सम टाइम, कि जब भी कभी काम करते हो, काम करते करते वो थक जाता है, उसे क्या चाहिए होता है? एक रेस्ट चाहिए होता है, उसे एक टाइम इंटरवल चाहिए होता है थोड़े टाइम का। स्कूल में भी क्या होता है? 8 लेक्चर्स होते हैं जैसे, तो उसमें 4 लेक्चर्स, फिर 20 मिनट्स का इंटरवल, फिर 4 लेक्चर्स। वो इंटरवल क्यों दिया जाता है? ताकि आप अपनी एनर्जी को रीगेन कर लो, ताकि आप कुछ खाना वगैरह खा लो और उसमें अपने आप को फ्रेश कर लो। तो उससे क्या होगा? आपकी एनर्जी रीगेन हो जाएगी। दैट इज कॉल्ड फैटिग स्टडी। की कितने टाइम बाद वो इंटरवल देना है, इस चीज को स्टडी करना पड़ेगा। नेक्स्ट आता है स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन, कि इसमें हमें हर चीज को एक बेसिक स्टैंडर्ड रखना है, बेसिक टाइम रखना है, एक बेसिक टारगेट रखना है कि इतने टारगेट में ये काम हो जाना चाहिए। तो उसे कहते हैं स्टैंडर्डाइजेशन को मेंटेन करना, एक स्टैंडर्ड को मेंटेन करना। कहते हैं ना, अक्सर लोग कहते हैं कि ये हमारी चीज स्टैंडर्ड की चीज है, एक अच्छी चीज है। तो स्टैंडर्ड मतलब एक टारगेट होता है कि इतने लेवल की चीज हमने बना रहे हैं, ये हमारी क्वालिटी इतनी अच्छी है। एंड सिंप्लीफिकेशन मीन्स ऑर्गेनाइजेशन में काम को कभी उलझाया नहीं करते, कभी काम को बढ़ाया नहीं करते, हमेशा काम को सिंप्लीफाइड रखते हैं। जितना सिंप्लीफाई रखोगे उतना अच्छा है, जितने सिंप्लीफाई रखोगे उतने रिसोर्सेज कम वेस्ट होंगे। इसीलिए बोलते हैं दैट द टॉपिक इज स्टैंडर्डाइजेशन एंड सिंप्लीफिकेशन। काम क्वालिटी अच्छी भी रखो प्लस सिंप्लीफाइड रखो, इजी रखो, उलझाओ मत। नेक्स्ट आता है डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम। ये एक सबसे बेस्ट मेथड है जिससे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट है और कौन सा एम्प्लॉय एफिशिएंट नहीं है। इसका फायदा क्या होता है? इसमें ऑर्गेनाइजेशन एक डेली का टारगेट रख देती है। जैसे डेली टारगेट मतलब जैसे चेयर्स बनानी है तो एक दिन में 20 चेयर बनानी है एवरेज। अगर 20 चेयर बनाओगे या 20 से ज्यादा बनाओगे तो पैसे मिलेंगे 30 रुपीज के हिसाब से, मतलब 30 इंटू 20 600 रुपीज। अगर आपने 20 से कम बनाई तो पैसे मिलेंगे 15 रुपए के हिसाब से। कहने का मतलब मान लो किसी ने 15 चेयर्स बनाई तो 15 इंटू 15 225, तो वहां से पैसे बहुत कम मिले। तो वो जो कम वाला बंदा है वो कहीं ना कहीं उसके पास 2 ऑप्शन बचेंगे। कौन से 2 ऑप्शन? कि या तो 20 चेयर्स बना और एफिशिएंट बन जा, अदरवाइज ही विल बी थ्रोन आउट ऑफ द जॉब। तो कहने का मतलब कहीं ना कहीं उसके पास 2 ऑप्शन ही बचते हैं अल्टीमेटली आगे, टू बी एफिशिएंट और टू बी आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, ताकि कंपनी का लॉस ना हो। तो हर ऑर्गेनाइजेशन चाहती है कि उसको डिफरेंशियल पीस विद सिस्टम लगाया जाए। इससे जो अच्छे एम्प्लॉयज होते हैं वो मोटिवेट होते हैं और जो बुरे एम्प्लॉयज होते हैं वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन हमेशा अच्छी चलती है। दिस वाज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज डू सब्सक्राइब
I guarantee you will get a better knowledge and content. Thank you. Have a good day.